हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6th की हिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसका नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी 1000 सालों में हुए चेंजेस को ट्रेस करना, यानी उन चेंजेस को पकड़ना, ढूंढना, छांटना जो 1000 सालों के दरमियान हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किन हज़ार सालों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 700 CE टू 1700 CE। इसके बीच के जो हज़ार साल हैं ऑलमोस्ट, उनको हम पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या चेंज आए। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ा चेंज जो है वो बताया गया है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। वो ये है कि जो मैप बनाने की स्किल थी, उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफी। यानी अगर कोई इंसान मैप बना रहा है, जैसे आपने देखा होगा जो फ़ोटो बनाते हैं उनको फ़ोटोग्राफी हम कहते हैं उस नॉलेज को, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्टोग्राफी वो नॉलेज जिसमें हम नक्शे बनाते हैं, और कार्टोग्राफ़र उसको कहेंगे जो नक्शे बनाता है। जैसे फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो बनाने वाला, कार्टोग्राफ़र नक्शे बनाने वाला। तो मैप बनाने का जो स्किल है, तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप 1154 में अल इद्रूसी या अल इदरीसी नाम के एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट ने ये मैप बनाया था। 1154 में फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप बनाया गया था। उसके बाद दूसरा मैप यहाँ पर दिया गया है 720 के आसपास का। ये एक फ्रांस के किसी पर्सन ने बनाया है। इन दोनों को डिस्कस किया गया है कि फ़र्क क्या है। तो फ़र्क इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर आपको पता हो, अगर आपने ज्योग्राफी में इस चीज़ को पढ़ा हो, हम भी ज्योग्राफी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें आपको क्लियर होंगी अच्छे से, कि जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था, इसमें साउथ पोल ऊपर था, यानी साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे, इस तरह से था। जबकि जब फ्रांस के लोग आए तो उन्होंने उल्टा किया, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और इसी तरह का मैप आज भी दुनिया में चलता है। ओके, तो ये एक चेंज यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है। उसके अलावा मैप में ये भी शो होता है कि जो अल इदरीसी ने बनाया था, तो उस टाइम पर भारत आने के लिए पानी का रास्ता ढूंढा नहीं गया था। तो हम किसके ज़रिए आते थे? रोड के ज़रिए। जो भी पैदल रास्ता था, रोड का रास्ता था, उससे आते थे। तो उन्होंने रोड के रास्तों पर ज़्यादा फोकस किया है अल इदरीसी ने। और फ्रांस के जो लोगों ने नक्शा बनाया है, क्योंकि वो पानी का रास्ता ढूंढ चुके थे, वो पानी के ज़रिए ही, जहाज़ के ज़रिए आया करते थे, तो उन्होंने वहाँ के लोकेशंस को, वहाँ के जो पॉइंट, ऐसे स्पॉट्स थे, उनको ज़्यादा फोकस किया है। तो ये दो चीज़ें हुई इस मैप के बारे में। आगे इन्होंने कहा है कि एक चेंज जो होता है मैप या टाइम से, मतलब पहला चेंज, एक तो हमने ये फिज़िकल चेंज देखा नॉलेज में। एक चेंज यहाँ बताया गया है टर्मिनोलॉजीज़, यानी कोई वर्ड किसी टाइम पे किसी वर्ड के लिए यूज़ होता है और बाद में वही वर्ड किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसा एक भाषा है वर्ल्ड में जिसको फ़ारसी कहा जाता है, तो 1000 साल पहले की फ़ारसी और अब की फ़ारसी, इन दोनों फ़ारसियों में काफ़ी डिफरेंस है, वो एक जैसी नहीं है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बुक में भी लिया गया है, हिंदुस्तान एक वर्ड लिया गया है। 700 से 1700 का जो ज़माना है, इसमें हिंदुस्तान का मीनिंग आज के मीनिंग से डिफरेंट है। आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस टाइम पर इसको हिंदुस्तान नहीं कहा गया था। जबकि अगर आप बात करें, उस ज़माने में एक इतिहासकार थे जिनका नाम है
मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने अपनी किताब में ये बात बताई है, मिनहाज उस सिराज ने अपनी किताब में ये बात बताई है कि जो इलाका दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आसपास का इलाका, पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच का जो इलाका था उसे ही हिंदुस्तान कहा जाता था। और जो साउथ इंडिया था, जिसमें आज का कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब चीज़ें उस टाइम पर हिंदुस्तान वर्ड में मानी नहीं जाती थी। और आज के दौर में लाहौर, इस्लामाबाद और इस तरह जो शहर हैं पाकिस्तान वगैरह के, कराची, ये आज हिंदुस्तान में नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये बंटवारे के बाद अलग हो चुके हैं। और यहाँ ये इलाके उस टाइम पर भारत का हिस्सा या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माने जाते थे। और जो 14वीं शताब्दी में एक कवि थे, एक शायर थे, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने हिंद लफ्ज़ का काफ़ी इस्तेमाल करा है। अमीर खुसरो ये एक कवि हैं, पोएट हैं, इन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल करा है। तो ये भाषा के लिए इस्तेमाल इस शब्द को करते थे। तो पहले एक वर्ड और यहाँ लिया गया है हिंदुस्तान के बाद, विदेशी। तो जो विदेशी वर्ड है, पहले इसका मतलब होता था कोई अनजान। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो कहा जाएगा एलियन, और फ़ारसी में कहा जाएगा इसको अजनबी, यानी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि पहले जान और पहचान का मायना ये होता था, मीनिंग ये होता था कि जिसको हमने देखा ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंडिया में अंग्रेज़ आए तो वो विदेशी थे। क्यों विदेशी थे? क्योंकि उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका धर्म, उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल हमारे लिए अनजान थी, अजनबी थी, तो इसलिए हम उनको विदेशी कहेंगे। जबकि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान बिहार से तमिलनाडु पहुंच जाता है तो वो अजनबी नहीं कहलाएगा उस ज़माने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के लोग बिहार के बारे में जानते थे, उन्हें मालूम था कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं, इस तरह की इनकी परंपराएं हैं या इस तरह का इनका रहन सहन है। तो ये वर्ड आज अजनबी, हम गली में घूमते हुए अनजान इंसान को भी, अगर कोई हमारे अपार्टमेंट में आ जाता है या कोई हमारे क्लास में आके कोई नया बच्चा बैठ जाता है तो हम उसको भी अनजान या अजनबी कहेंगे। तो पहले इस तरह का वर्ड विदेशी, अजनबी के लिए यूज़ होता था, और आज जो है विदेशी वर्ड उसके लिए यूज़ होगा जो किसी दूसरे देश में रहता है, चाहे वो हमारे देश के जस्ट बगल में हो या दूर हो, वो विदेशी ही कहलाएगा। तो एक चीज़ और हमने जो 6th क्लास में भी पढ़ाई थी और अब भी हम आपको बताएंगे कि इतिहासकार जो हैं किस तरीके से इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं। इतिहासकारों के सोर्सेज में पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं वो हैं बुक्स। क्योंकि हम जब 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइम के लिए, तो वहाँ पर अभिलेख वगैरह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, उस ज़माने में बुक्स नहीं चलती थी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास, ये लगभग इस ज़माने का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स हैं वो बुक्स हैं। क्योंकि इस ज़माने में कागज़ का जो है आविष्कार हो चुका था और लोग कागज़ के इस्तेमाल से परिचित हो चुके थे। तो इस समय में किताबें बहुत इम्पोर्टेंट थी। शिलालेख, जिनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, ये भी काफ़ी यूज़ होते थे और अभी भी मतलब कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जबकि इसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ शिलालेख हो गए, इंस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक चीज़ और है, रिमेन्स कह सकते हैं हम इनको, यानी कि कुछ खंडहर या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम आज भी वजूद में हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम यहाँ पर लाल किला देख रहे हैं तो खंडहर का मतलब ये नहीं है कि वो टूटी हुई इमारत होगी। लाल किला हमें मुग़ल काल के बारे में काफ़ी जानकारी देता है। क्यों, किस तरह का उनका रहन सहन था, या किस तरह की उनकी इमारतें थीं, किस तरह के उनके घर दरवाज़े, किस तरह का उनका जो है डिज़ाइनिंग स्टाइल था, ये सब चीज़ें हमें बिल्डिंग से मिलती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बातें किताब में भी लिखी हों, मतलब उस ज़माने की किताबों में लिखी हों, लेकिन आज हम जब उसको उनकी इमारतों को देखते हैं तो हम उनको समझ पाते हैं। तो ये भी एक अहम सोर्स है खंडहर, उस ज़माने की बची हुई चीज़ें। ठीक है, एक बात यहाँ ये बताई जा रही है कि पहले बुक्स जो हैं वो महंगी थी, कागज़ महंगा था, लिखने की जो है वो पद्धति महंगी थी, स्टाइल, फिर प्रिंटिंग आ गई तो किताबें सस्ती और इजीली अवेलेबल होने लगी। तो बुक्स के टॉपिक को हम अगेन यहाँ छूते हैं और डिटेल में ज़रा इसके बारे में देख लें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले हमारे पास प्रिंटिंग नहीं थी तो हैंड रिटन बुक्स चलती थी। तो उन बुक्स में क्या होता था, मान लीजिए हमने एक कॉपी बनाई उसकी और एक टाइम के बाद वो कॉपी ख़राब होने लगी तो क्या होगा, नकलवीस हुआ करते थे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नकलवीस ही कहेंगे क्योंकि ये फ़ारसी का वर्ड है। तो नकलवीस, जैसे नकल से आप समझ पा रहे होंगे, वो उसको कॉपी करता था, कॉपी करके उसी बुक का एक दूसरा वर्ज़न यानी सेम टू सेम वो लिख दिया करते थे। लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि कुछ छोटे मोटे बदलाव हो जाया करते थे, क्योंकि कई बार जैसे आप भी ऐसा करते होंगे कि अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क वगैरह कभी आप करते हों, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं कि यहाँ क्या लिखा है हमारे दोस्त ने, तो हम उसके जैसा ही कुछ लिख देते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इन छोटे मोटे बदलावों की वजह से किताब का स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदल जाया करता था। तो ये एक लिमिटेशंस उस ज़माने में हुआ करती थी। तो कुछ चेंजेस जो हैं उस ज़माने में आ जाया करते होंगे किताबों में, और धीमे धीमे जब ये कॉपी, मान लीजिए ये फर्स्ट कॉपी बनी, फिर सेकंड, फिर ऐसे ही जब ये भी ख़राब हो गई तो तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, पांचवी कॉपी ऐसे बनेगी। तो हर बार कुछ कुछ बदलाव होंगे। तो असल जो कॉपी थी बुक की, जो रियल वर्ज़न था, उससे काफ़ी कुछ चेंजेस आने के चांसेस होते थे। लेकिन प्रिंटिंग आने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। कई बार जो राइटर होते थे खुद, वो अपनी किताब मान लीजिए आज लिखी, फिर 10 साल के बाद वो खुद चेंज करते थे, तो पुरानी किताब के कुछ पोर्शंस को वो हटा दिया करते थे। ठीक है, अब कुछ नए बदलाव और क्या चेंजेस आए, तो एक चेंज यहाँ पर आया, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी हमारे इंडिया में कुछ नए सोशल ग्रुप्स आए, कुछ नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आए, जिनकी वजह से चेंजेस आए। तो कौन आए, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक चीज़ ये है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आई। तो सोशल के बारे में बात करते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आई। टेक्नोलॉजीज़ इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। टेक्नोलॉजीज़ यानी किसी भी काम को करने का एक ऐसा तरीका, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके काम को आसान बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसाला पीसना हम शुरू से जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन मिक्सर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसने मसाले पीसने के काम को काफ़ी आसान कर दिया। तो बहुत सारे नए जो हैं टेक्नोलॉजीज़, जैसे सिंचाई में नए नए इक्विपमेंट्स, कटाई में नए इक्विपमेंट्स, इसी तरह जो लड़ाई होती थी उसमें बारूद वगैरह का इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई। लोग ट्रैवल करने लगे, लंबा ट्रैवल करने लगे, खाना कई दिनों तक रखने लगे। तो इस तरह के कुछ चेंजेस सोशल आए। पॉलिटिकल में एक चेंज आया कि राजपूत नाम से एक ट्राइब है इंडिया में, आज भी है। तो ये ट्राइब जो है पावरफुल हुआ और इसने राज करना शुरू करा। इसी के अलावा बाद में सिख, मराठा जैसे और भी ग्रुप्स जो हैं वजूद में आए और इन्होंने
भारत पे राज किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम इसी बुक में आगे पढ़ाएंगे हम आपको चोल के बारे में, तुगलक के बारे में, मुग़ल के बारे में, और ये बड़े बड़े साम्राज्य थे जिन्होंने भारत पर राज किया है। इसके अलावा एक बात यहाँ और बताई गई है, जो गयासुद्दीन बलबन नाम का एक राजा था, भारत में रहा है दिल्ली सल्तनत में, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में हमें संस्कृत की एक प्रशस्ति मिलती है। अब आप सोचेंगे प्रशस्ति क्या होती है? एक तरह का इंस्क्रिप्शन ही होता है, और उसमें इनको काफ़ी मतलब इनकी तारीफ़ की गई है और उनके साम्राज्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा और कई सारे राजवंश आए, फिर इसी ज़माने में अंग्रेज़ आए, इसी ज़माने में मुस्लिम जो है लोग आए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हुई जो भारत में बहुत सारे जो है कल्चरल चेंजेस आए। अगर हम धर्म के बारे में बात करें, स्पेशली रिलीजन के बारे में, तो ये टाइम रिलीजन के मामले में भी काफ़ी चैलेंजेस और चेंजिंग वाला टाइम था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो है इस्लाम रिलीजन जो है इंडिया में आया, इस्लाम रिलीजन इंडिया में आया। इसके बाद सिखिज़्म इसी दौर में आया, इन्हीं हज़ार सालों में सिख धर्म भी आया। फिर भक्ति जो एक विचारधारा थी ये वजूद में आई। कुछ नए देवी देवता यानी कि गॉडेस और गॉड्स की पूजा यहाँ हिंदुइज़्म में स्टार्ट की गई, और जिस तरह के जो राजा थे वो नए नए धर्म और उसको सपोर्ट करते थे ताकि उनका भी इनको सपोर्ट मिले। बाकी डिटेल में हम हर एक चीज़ आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। यहाँ अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। अगर हम भारत के हिस्ट्री और इतिहास की बात करें तो एक था हिंदू, एक था मुस्लिम और एक था क्रिश्चियन। तो ये 3 ग्रुप में इन्होंने बांटा था, जबकि आज हम इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानते हैं। हम एनिशेंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 क्लासिफिकेशन को हम मानते हैं, और इन 1000 सालों में काफ़ी चेंजेस आए। तो ये था इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 1। इसके आगे हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।